नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज जो है हम लोग बिहार एसआई का यानी बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर 7 को बनाएंगे। ठीक है। यह जो टेस्ट सीरीज है यह ज्ञान बिंदु का है। ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज बहुत ही बढ़िया होता है, तो आप इसे ज़रूर बनाते चलें हमारे साथ। हम लोग जो है यहाँ पे जितने भी ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज है या तो अदरवाइज जितने भी और टेस्ट सीरीज होगा, जैसे कि डुटेरिया का हो जाएगा, रहमान सर का होगा, जितना भी टेस्ट सीरीज होगा सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको यदि यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाला जितना भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और आपको यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से इसका जो है पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भीन को पहचाने। यहाँ पे आपको जो है भीन को पहचानना है। ठीक है। तो एक तरफ है हैंडपैप, चिमटा, पिलास और सिंडासी। तो देखिए इसमें जो भीन हो जाएगा ना, वो भिन्न हो जाएगा चिमटा। ठीक है। क्योंकि चिमटा जो है वो चिमटा क्या है, तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है। बाद बाकी हैंड पैम्प हो गया, पिलास हो गया, सिंडासी हो गया। ठीक है। तो ये सब जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, मोमबत्ती। ठीक है। विद्युत सेल की यदि हम बात करें तो विद्युत सेल जो होगा यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ठीक है। और वही यदि हम सोलर सेल की बात करेंगे तो सोलर सेल जो है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और ट्यूबलाइट जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोमबत्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो पहला कथन है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल जो है बढ़ती है। देखिए यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो परिक्रमण काल होगा, किसी भी उपग्रह का कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल जो है वो घटती है, ना कि बढ़ती है। तो पहला तो गलत है। दूसरा है, किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। देखिए यहाँ भी गलत हो जाएगा। यह जो है यहाँ बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। तो दोनों का दोनों हमारा गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों में दोनों गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्रव का प्रवाह का वेग जो है उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है। तो उसका प्रवाह है वो किस पर निर्भर करेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी घनत्व पर। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध जो है वो असत्य है। ठीक है। संबंध में जो है असत्य कथन है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो पहला दिया गया है कि इसकी प्रकृति जो है धनात्मक होती है। देखिए तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है। इसकी प्रकृति जो है वो धनात्मक नहीं बल्कि क्या होगा, उदासीन यहाँ पे होगा। ठीक है। तो पहला ही हमारा इसमें कथन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, इसका कारण क्या है। ठीक है। ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ताप गति का प्रथम नियम का संबंध है। ताप गति का प्रथम नियम का संबंध जो है वह किससे है, यानी कौन से नियम से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है। ताप गति का प्रथम नियम का संबंध किससे है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच की लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो कौन सा प्रभाव जो है दिखाई देता है। जब कांच की लेंस होगा तो उसको जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जब विद्युत प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान जो है क्या होगा। ठीक है। जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान जो है क्या होगा, तो देख लेंगे ऑप्शन से। तो इसका मान जो है क्या होगा, इसका मान समान रहता है। क्या होता है, समान रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक होगा मैक्सवेल। ओके। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर या मैक्सवेल होता है। ठीक है। और चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो उसका मात्रक तीव्रता का मात्रक हो जाएगा टेस्ला। ओके। और चुंबकीय प्रेरण का जो है एसआई मात्रक होगा गाउस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 8। ठीक है, किसी द्रव के परमाणु के नाभिक की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सहसंयोजित यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं। ये अणु के रूप में रहते हैं, बिल्कुल यह तो सही है। इसके क्वथनांक एवं द्रव्यनांक जो है भिन्न भिन्न होते हैं, निम्न होते हैं, बिल्कुल यह भी सही है। ये जल में घुलनशील होते हैं, देखिए यहीं पे ये जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक जो होता है जल में अविलेय, जबकि कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, तो इसलिए इसका सी तो हमारा गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नदी का गंदा जल उदाहरण है। नदी का जो गंदा जल है वह किसका उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निलंबन विलयन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स के नियम का अचर है। चार्ल्स के नियम का अचर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दाब। ठीक है, चार्ल्स के नियम का अचर क्या है, यानी कांस्टेंट क्या है, तो वह है दाब। आपको मालूम होगा बॉयल के नियम का अचर पद क्या होता है, तो वह ताप होता है। और दाब के नियम का अचर पद क्या होगा, तो उसका आयतन हो जाएगा। और परिणाम जो होता है वह गैस की अवस्था समीकरण का अचर पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। ओके, दाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बोरेक्स अयस्क है। बोरेक्स जो है वह किसका अयस्क है, बोरेक्स जो है वह अयस्क है किसका, तो वह है सोडियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी हमारा यहाँ पे देख लेंगे 60 नंबर प्रश्न हो जाएगा। घास में कौन सा अम्ल होता है, घास जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो घास में जो है वह होता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है घास में। गेहूं की यदि हम बात करेंगे तो गेहूं में क्या होगा, ग्लूमेटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूमेटिक अम्ल हो जाएगा। और सारेल का वृक्ष का यदि हम बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। और यदि हम बात करें फलों के रसों में कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें होता है एसिटिक अम्ल। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है। हाइड्रोजन जो बम है उसका आविष्कारक कौन है, तो हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं एडवर्ड टेलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रतिमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। ठीक है, आवर्त सारणी में जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रतिमान क्या होगा, घटता है। चलिए नेक्स्ट है, हवाई जहाज में ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम का। किसका किया जाता है, मैग्नीशियम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वा रेजिया मिश्रण है। एक्वा रेजिया जो है वह किसका मिश्रण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यानी 21 नंबर प्रश्न है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसे माना जाता है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिपोक्रेटस को। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो हिपोक्रेटस को। थियोफ्रेटस को जो है वनस्पति शास्त्र का जनक माना जाता है, आपको मालूम होगा। और अरस्तु की बात कर लें तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ओके, और यदि मैं ट्रेविरेनस की बात करूं तो ट्रेविरेनस जो है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने ही किया था। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिपोक्रेटस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लवक में। स्ट्रोमा जो है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित होगा, तो वह लवक में होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 23 नंबर, म्यूटॉन इकाई है। म्यूटॉन जो है वह किसका इकाई होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्परिवर्तन की। ठीक है, म्यूटॉन जो है वह उत्परिवर्तन की इकाई है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। जीन के कार्य की इकाई क्या होता है, जीन के कार्य की इकाई होता है सिस्टोन। क्या होता है, सिस्टोन होता है। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होता है, तंत्रिका उत्तक का इकाई जो होता है वह न्यूरॉन होता है। और उत्सर्जन की इकाई की बात करेंगे तो इसका जो है इकाई होगा नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट है, गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है। गेहूं, मक्का तथा बांस, तो यह जो है यह ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बांस हो गया, सब ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित पौधा है। ठीक है, लिलिएसी कुल से कौन कौन होगा, तो लिलिएसी से जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे लहसुन होगा, प्याज होगा, ये सब होगा लिलिएसी से। अब मालवेसी की बात करेंगे तो मालवेसी कुल से हो जाएगा कपास हो गया, भिंडी हो गया, गुड़हल हो गया, ये सब मालवेसी से होगा। और पौल्मी की मैं बात करूँ तो पौल्मी कुल से होगा सुपारी, तार, नारियल, खजूर, ये सब
पॉल्मी कुल से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का नर भाग है, पुष्प जो होता है उसका नर भाग कौन सा होता है? तो पुष्प का नर भाग जो होता है वह पुरकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्प का नर भाग को पुकेसर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुकेसर कहा जाता है। और जयांग तथा वर्तिका जो होता है, जयांग और वर्तिका जो होता है वह पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जो पौधा बालू में उग जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है सेमोफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइटस कहते हैं। ठीक है, एरिमोफाइटस की यदि मैं बात करूं तो एरिमोफाइटस जो होता है वो रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे होते हैं। जबकि लियोफाइटस की यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, लिथोफाइटस की यदि मैं बात करूं तो यह जो चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं उसे हम लिथोफाइटस कहते हैं। और हीलोफाइटस की यदि मैं बात करूं तो हीलोफाइटस जो है दलदल में उगने वाले पौधे होते हैं। ओके, चलिए तो बालू में उगने वाले पौधे क्या कौन है? सेमोफाइटस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, काइटिन, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? काइटिन, डोरिस इत्यादि जो है किस संघ का जीव है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोलस्का का। किसका होगा? मोलस्का का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वसा का इम्लसीकरण, ठीक है, वसा का इम्लसीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्ताशय में। किसमें होगा? पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु से नहीं होता है? विषाणु से नहीं होता है तो कौन सा रोग हो जाएगा यहाँ पे? गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है, गोनोरिया जो हो जाएगा, गोनोरिया ये सब जो है वह जीवाणु से होने वाले रोग हैं, विषाणु से नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि गलसौथ हो जाएगा, हर्पीज हो गया, ट्रेकोमा हो जाएगा, ये सब जो है विषाणु से होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? ठीक है, तो कौन से कमी से होगा बौनापन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा STH हार्मोन्स की कमी से जो है मनुष्य बौनापन होता है मनुष्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पे जो है कौन सा विकल्प जो है वो असत्य दिया गया है? तो चलिए सबसे पहले हम मिला लेते हैं। कैबिनेट सचिव जो है राजीव गाबा है, बिल्कुल यह सही है। ठीक है, सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार जो है PK मिश्रा दिया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वर्तमान समय प्रधानमंत्री का जो सलाहकार है वह है तरुण कपूर है। ठीक है, कौन है? तरुण कपूर, याद रखिएगा, तरुण कपूर। ओके, तो यहाँ पे आप इसे याद रखेंगे, तरुण कपूर जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। बाद बाकी वित्त सचिव जो है TB सोमनाथन, यह भी सही है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, यह भी सही है। बी हमारा इसमें गलत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की बाड़ा कोलम चावल को GI टैग मिला है? ठीक है, तो यह है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। कौन हो जाएगा? ओडिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, काकाडू सैन्य अभ्यास 2022, याद रखेंगे, काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच जो है हुआ है? तो यह जो हुआ है वह हुआ है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, काकाडू सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन करेगा? ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता दूं कि 17वां जो G20 हुआ था, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन किया था? तो उसको किया था इंडोनेशिया। ठीक है, और 16वां जो हुआ था, यानी उससे पहले जो हुआ था, 16वां हुआ था, वह उसका मेजबानी किया था इटली। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, 16वां हुआ था इटली में G20, जो कि 2021 में हुआ था। और 2022 में जो हुआ था वह हुआ था कहाँ? तो वह हुआ था इंडोनेशिया में। और जो ये 18वां है, यानी यह जो 18वां 2023 में हो रहा है, यह भारत में हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को कौन सा स्थान जो है मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 107वां। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 107वां है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट का जुलजान रॉकेट को जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ठीक है, हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो वह किया है ईरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरत कमल अचंत को दिया गया है, इसका संबंध जो है किस खेल से है? शरत कमल अचंत का जो संबंध है वह किस खेल से है? तो उनका खेल है टेबल टेनिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ था,
तो सर्वाधिक पदक जो है कौन से खेल से प्राप्त हुआ था, तो वह प्राप्त हुआ था कुश्ती से। ठीक है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में हुआ था। इसका शुभंकर था पेरी द बुल। ओके, इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देविका रंगाचारी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहीं पे मैं आपको यदि बताना चाहूँ तो 2-4 प्रश्न है जो और इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे बिरसा मुंडा जनजाति नायक जो है उसके लेखक कौन है? आलोक चक्रवाल हैं। ठीक है, जो कि अनफील्ड बैरल से हैं, 2 हैं, क्या है, आलोक चक्रवाल। और फिर मैं बात करूँ यदि इंडिया ऑयल स्टोरी के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। और हियर योर सेल्फ, ठीक है, हियर योर सेल्फ के लेखक हैं प्रेम रावत। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस तो वह मनाया जाता है 14 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तंपारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तंपारा झील जो है वह किस राज्य में है? तो वह जो है ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो लक्ष्य जो है कब निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2024 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2021 को। ठीक है, देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2019 था। ओके, और वही में कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वह 2022 को माना गया था। ठीक है, और वही मैं 2023 की बात कर लूँ तो मोटे अनाज यानी कि मोटे अनाज या बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 था। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास के लिए घोषित किया गया था? तो वर्ष 2021 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कॉर्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, टेबल टेनिस से। कॉर्बिलॉन कप का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? टाइम कीपर जो है शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुश्ती से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो यह जो परिभाषा है वह है रॉबर्टसन का। किनका है? रॉबर्टसन का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? ओके, वॉल स्ट्रीट जो है वह किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट जो है क्या है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन जो समिति है वह किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभूति घोटाला से। ठीक है, स्वामीनाथन समिति की यदि मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है जनसंख्या नीति से है। किससे है? जनसंख्या नीति से है। ओके, और दांतावाला समिति जो है, दांतावाला समिति का संबंध जो है वो बेरोजगारी के अनुमान से है, दंतेवाला। ओके, और मैं बात करूँ खुसरो समिति का संबंध जो है वह कृषि साख से है। तो यहाँ पे जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? तो पहला दिया गया है जलंगनाज, यह जो है नवपाषाणकालीन बस्ती है। चिरान नवपाषाणकालीन बस्ती है। सराय नाहर राय यह जो है मध्यपाषाणकालीन बस्ती है, ना कि नवपाषाणकालीन बस्ती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखना है, आर्यों का आरंभिक जीवन जो है वह कृषि पर आधारित था। तो क्या पहला कथन सही है? तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो है पशुचारण पर आधारित था, ना कि कृषि पर आधारित था। दूसरा है, आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वह ऋग्वेद है। बिल्कुल दूसरा कथन हमारा सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम जैन संगीति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। प्रथम जो बौद्ध संगीति था वह पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। इस समय वहाँ के शासक कौन था? ठीक है, इस समय जो है वहाँ का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा जो है उसका आरंभ जो है कौन से समय से माना जाता है? तो उसका आरंभ जो है वह कुषाण काल से माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? कौन सी साहित्य जो है इसमें गुप्तकालीन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
इसका सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था, ठीक है, तो वह कौन सा शासक था? तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? यानी कृष्ण का अवतार जो है किस संत को माना जाता है? तो वह माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मारना जानते हैं लड़ना नहीं? ठीक है, भारतीय जो है मरना जानते हैं लड़ना नहीं, तो यह कौन लिखा था? तो यह लिखा था बाबर ने। किसने लिखा था? बाबर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? इसमें जो है कौन से कथन जो है वो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है, तो यह देखना है। पहला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का लागू होना, यह तो लॉर्ड कैनिंग से के समय में हुआ था। महालेखा परीक्षक के पद का सृजन, यह भी सही है, यह भी जो है लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ था। बूट डिस्पैच लागू होना, देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? बूट डिस्पैच का लागू होना। बूट डिस्पैच जो है वो 1854 ईस्वी में, कब? 1854 ईस्वी में लागू हुआ था, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, ना कि कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो हमारा सी तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाद बाकी फिर पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत यह भी जो है लॉर्ड कैनिंग के ही समय में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के से प्रभावित क्षेत्र कौन था? ताना भगत जो आंदोलन हुआ था उससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो उससे प्रभावित क्षेत्र था ताना भगत आंदोलन जो है की शुरुआत 1914 में होती है। कब होती है? 1914 ईस्वी में। ठीक है, जतरा भगत के नेतृत्व में बिहार के क्षेत्र में यह जो है आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका जो है कौन सा क्षेत्र जो है यहाँ क्या बोला था कि प्रभावित क्षेत्र था, तो वह कौन था? बिहार था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, वह जो है कौन से सैनिक के द्वारा किया गया था? सैनिक टुकड़ी के द्वारा, तो वह किया गया था 20वां NI के द्वारा। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी यानी 20 NI से शुरू हुई थी। मंगल पांडे का संबंध जो है वह था 34 NI से। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है? चलिए पहला विकल्प देखेंगे, इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी, तो क्या यह सही है? बिल्कुल, यह कथन जो है सही है। दूसरा है शारदा सदन रमाबाई, यह भी सही है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी, क्या यह सही है? तो यह जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो है इसके संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर थे, ना कि नारायण मल्हार जोशी थे। अब बहिष्कृत हितकारिणी सभा के BR अम्बेडकर, यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है मजहरुल हक ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस का स्थापना वर्ष है। नटाल कांग्रेस जो है उसका स्थापना वर्ष कौन सा है? तो उसका स्थापना वर्ष है वर्ष 1894। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगाती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अगाती जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप में। अगाती हवाई अड्डा कहाँ है? लक्षद्वीप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है यांगयाप दर्रा से। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 जो है दोस्तों यह जो है बराक नदी पर स्थित है। यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की तो वह जो है गंगा नदी पे है। ओके, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करूं तो वह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आप इसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कौन से है? बराक नदी पे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? बालमुरी जो जलप्रपात है वह किस राज्य में है? तो वह है कर्नाटक में। बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ओके, आम्र वर्षा केरल व कर्नाटक में आता है जो आम की फसल के लिए लाभदायक होता है। ओके, और कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम वर्षा की बात करें तो कॉफ़ी के फसल के लिए लाभदायक है, और यह जो है मुख्यतः कर्नाटक में आता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संस्तर, ठीक है ना, मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है। बिल्कुल, पहला कथन तो सही है।
दूसरा है जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी दोनों कथन हमारा इसमें सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर जो है किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार को। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्रोनी। मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? मैक्रोनी जो है वह किस फसल की किस्म है, तो वह जो है वह गेहूं की किस्म है। मैक्रोनी किसकी है, तो वह जो है गेहूं की किस्म है। ठीक है, मैक्रोनी किस्म जो है गेहूं की है। शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए उत्तम किस्म की प्रजाति है यह। ओके, इसे कठोर गेहूं की भी उपमा दी जाती है। किसे? मैक्रोनी गेहूं को। ओके, करनाल बट एवं रस्ट जो है गेहूं में होने वाले प्रमुख रोग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितने वर्षों पर? तो भारत में जो है पशु की गणना जो है वह कितने वर्ष पर होती है, तो वह जो है 5 वर्ष पर जो है गणना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। पश्मीना जो ऊन होता है वह जो है कौन से जानवर से प्राप्त किया जाता है, तो वह जो है बकरी के जो है बकरी से प्राप्त किया जाता है पश्मीना ऊन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। ईगल नेस्ट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से राज्य में अवस्थित है, तो वह जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? ओके, कौन सी गर्म जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे, देखिए सुशीमा की जलधारा जो है ना वो जो है गर्म जलधारा है और यह प्रशांत महासागर की ही जलधारा है। ठीक है, और कनारी की यदि मैं बात करूं, जो कनारी जलधारा, तो यह अटलांटिक जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ओके, और मैं बात करूं यदि फ्लोरिडा जलधारा की, तो फ्लोरिडा जो जलधारा है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ओके, अब ब्राज़ील जलधारा की बात करूं तो यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यानी नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 78, दस्ते काबिरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? ओके, दस्ते काबिरा दस्ते लूट मरुस्थल किस देश में है, तो यह जो है वह मरुस्थल कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तकला मकान चीन में होगा। और सोमाली मरुस्थल जो है वह सोमालिया में है। ओके, दस्ते काबिरा या दस्तक लूट जो है वह ईरान में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? सतकोसिया जो बाघ अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में है? सतकोसिया जो है वह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाखुपिया। पाखुपिया किस राज्य की लोक नृत्य है? पाखुपिया जो है वह जो है मिजोरम की लोक नृत्य है पाखुपिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? इसमें जो है कौन सी महिला जो है संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है, तो पहला देखेंगे उषा मेहता। उषा मेहता का संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो संचालन करने से है। ठीक है, और वही मैं बात कर लूँ तो देखिए यहाँ पे संविधान सभा की सदस्य नहीं रहे, तो सही उत्तर तो हमारा जो है उषा मेहता, क्योंकि इनका जो संबंध है किससे था? इनका संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से था। तो सही उत्तर तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होता है उसे अभिप्राय क्या हो सकता है, तो उसे अभिप्राय हो जाता है शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI, ठीक है ना, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल को, जबकि नेपाल, भूटान, चीन ये सबको इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी समिति का गठन करना कौन से मौलिक अधिकार है? सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है, तो यह जो मौलिक अधिकार है कौन सा है? यह है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में हुआ था के तहत सहकारी संस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 ख भाग 4 में तथा अनुच्छेद 19 क्लॉज I सब क्लॉज C में भाग 3 में जोड़ा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य शक्ति मंत्रीगण की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा है? ठीक है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा शक्ति है? ठीक है, राष्ट्रपति का, तो वह कौन सा शक्ति हो जाएगा? तो यह शक्ति हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान जो है करता है। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा शक्ति इसमें प्रदान किया जाएगा? तो वह किया जाएगा अपीलीय अधिकारिता का शक्ति प्रदान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? तो यह जो किया गया है वह कहाँ से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो देख लेंगे, तो इसमें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। ठीक है, और मैं पंचायती राज की यदि बात कर लूँ दोस्तों, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ओके, और अरुणाचल प्रदेश में नगर निकाय व्यवस्था लागू नहीं है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, यहाँ पे ध्यान देना है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी पार्टी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी जो है राज्य स्तरीय पार्टी है। ओके, वर्तमान में भारत में जो है 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि हमारा सही नेक्स्ट प्रश्न है, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है? ठीक है, लोकपाल के जो अध्यक्ष व सदस्य बनते हैं तो उसके लिए न्यूनतम जो उम्र है उसे क्या निर्धारित किया गया है? तो उसको निर्धारित किया गया है 45 वर्ष। कितना किया गया है? 45 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो वह बैठक की अध्यक्षता किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन की यदि बात करूं तो वह किया जाता है अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक है, इसका गठन जो है 1990 ईस्वी में जो है राष्ट्रपति द्वारा पहली बार किया गया था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार किया जाता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, गठन कब किया गया था? वर्ष 1990 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो प्रावधान है वह है अनुच्छेद 350 में। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। इसमें जो है कौन से असत्य जो है विकल्प हैं, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीट, बिल्कुल सही है। कर्नाटक देखिए यहाँ पे दे दिया है 230 विधानसभा सीट, तो कर्नाटक यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में 224 विधानसभा सीट है, ना कि 230 है, तो 20 में गलत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो कौन सा कार्य करेगा? तो कार्य करेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 95 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2004 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 96 है, 96 से लेकर के 100 तक जो है गणित का है, दिया गया है। तो यदि आप बोलेंगे तो इसका सॉल्व पेपर मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे मैं इसका ऐसे आंसर बता देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 96 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 178। ओके, फिर 97 का यदि मैं ऑप्शन की बात करूँगा तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 144। फिर देखेंगे 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 98 का ऑप्शन हो जाएगा 1100 रुपये। और 99 जो है, 99 का सही उत्तर हो जाएगा, आप ध्यान देंगे, 99 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 325 रुपये। ओके, फिर है 100, तो 100 का जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा इतना। ठीक है, ऑप्शन डी, यहाँ पे आप मिलान कर लेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न को सॉल्व किए हैं, और आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला जितना भी मेरा वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।